साथियों, मैं बीएम शाह एडवोकेट आप सबको नमस्कार करता हूँ। मेरा सुबह का सबको प्रणाम। मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले, मुझे सुनने वाले सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। साथियों, मैं बीएम शाह एडवोकेट एजीपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिंगरौली आपसे यह बताना चाहता हूँ कि दिनांक 6/12/2022 को एक माननीय चतुर्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री आत्माराम टांग द्वारा हत्या के प्रकरण में दंडादेश पारित किया गया। यह मामला इस प्रकार था साथियों, यह मामला ग्राम अजगुड़ का है, जिसमें मुख्य कहानी ये थी कि अजगुड़ का है। इस मामले का अभियोजन के द्वारा मैं बीएम शाह एडवोकेट ने पैरवी किया और डिफेंस के तरफ से, आरोपी डिफेंस के तरफ से मेरे छोटे प्रिय भाई श्री केपी विश्वकर्मा ने पैरवी किया, क्योंकि इसके पहले इसका पैरवी श्री गोश मोहम्मद और आरपी दुबे कर रहे थे, लेकिन कुछ कारण से उन्होंने छोड़ दिया, जिससे कि जिला विधिक प्राधिकरण के द्वारा श्री केपी विश्वकर्मा एडवोकेट को आरोपी की पैरवी हेतु नियुक्त किया गया। इस मामले की कहानी इस प्रकार है साथियों। रामानुज कोल विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 302, 506 भाग 2 के तहत आरोप था कि दिनांक 9/3/2019 को समय रात्रि लगभग 9 से 9:10 बजे के बीच ग्राम अजगुड़, थाना मोरवा, जिला सिंगरौली में लोक स्थान में या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर फूल सिंह एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा उक्त दिनांक, समय, स्थान पर अभियुक्त ने फूल सिंह को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अपराध कारित किया तथा फूल सिंह को पत्थर से मारकर मृत्यु कारित किया। साथियों, इस मामले में रामानुज कोल जो है चालान पेश गिरफ्तार हुआ, चालान पेश हुआ, लेकिन यह मामला, इस मामले में रामानुज कोल को अंतिम समय तक जमानत नहीं मिल पाई। ये मामला अंडर ट्रायल में ही चलता रहा। इसमें इसकी मुख्य कहानी साथियों इस प्रकार से है। इसमें फरियादी राम प्रकाश सिंह पिता देव शाह सिंह, जो कि मृतक फूल सिंह का भाई था, ने थाने में जाकर सूचना दी कि दिनांक 9/3/2019 को रात करीब 8 बजे उसके पिता के दुकान पर रामानुज कोल आकर बहुत देर से बैठा था, तो सझला भाई फूल सिंह व उसके पिता उसे अपने घर जाने के लिए बोले, तो वह नहीं गया। फिर वहां से गांव के से उत्तर तरफ चला गया। कुछ देर बाद फिर से रामानुज कोल उसके घर के सामने रोड पर आकर घूमने गया था, तो फूल सिंह ने उसे मना किया और इसी बात पर विवाद हो गया।
इसके बाद रामानुज कोल चला गया। वे लोग वहां से चले गए। रात करीब 9 बजे फूल सिंह की औरत घर से बाहर निकलकर देखी तो घर के सामने आलू के खेत में भाई फूल सिंह पड़ा कराह रहा था। तब हल्ला की तो वह भी आ गया। देखा तो फूल सिंह के सिर, मुंह, दाहिने जबड़ा में चोट लगी थी, सिर फट गया था, खून बह रहा था। तब उसने पूछा कि किसने मारा, तो फूल सिंह बताया कि कारिका कोल का मझला लड़का रामानुज कोल उसे पत्थर से मारा है। तब उसके भाई राम लल्लू सिंह, राम प्रसाद सिंह, राम प्रकाश सिंह, पिताजी एवं परिवार के लोग आ गए और वे लोग भाई फूल सिंह को उठाकर आंगन में ले गए। इतने में फूल सिंह बेहोश हो गया था। तब उन्होंने 100 नंबर पर फोन किया तो पुलिस वाले गाड़ी लेकर आए। इसके बाद वह और उसके भाई राम लल्लू सिंह, राम प्रसाद सिंह, राम प्रकाश सिंह, फूल सिंह को 100 नंबर गाड़ी से सरकारी अस्पताल मोरवा दवा कराने लाई। फूल सिंह की गंभीर स्थिति होने के कारण उसको सिंगरौली से मोरवा शासकीय हॉस्पिटल से जिला अस्पताल बढ़न के लिए रिफर कर दिया गया। फूल सिंह को रामानुज कोल मां बहन की अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की नीयत से पत्थर से मारकर सिर और मुंह पर गंभीर चोट पहुंचाया है एवं जान से मारने की धमकी दे रहा था, जिससे उसका भाई फूल सिंह बोल नहीं पा रहा था। यह कथन जो है रिपोर्ट जो है मृतक फूल सिंह के भाई राम प्रसाद सिंह ने बताया है। चूंकि राम प्रसाद सिंह ने दिनांक 10 10 दिनांक 10/3/2019 को थाने में जाकर के रिपोर्ट किया कि उसके भाई फूल सिंह को रामानुज कोल जो आरोपी था उसने उसके साथ पत्थर से मार करके उसकी हत्या कर दिया है। चूंकि साथियों इस प्रकरण में जो भी साक्षी हैं, इस प्रकरण में ये सर्वप्रथम जो है सुधीर सिंह जब न्यायिक मजिस्ट्रेट थे उनके यहाँ प्रकरण चला था। प्रकरण चलान पेश हुआ था। चलान पेश होने के बाद उसे यहाँ के कमिट करते हुए माननीय न्यायाधीश जिला सत्र न्यायाधीश के समक्ष लाया गया और डिस्ट्रीब्यूशन में माननीय कई जजों से होते हुए माननीय चतुर्थ सत्र न्यायाधीश श्री टाक साहब के समक्ष ये इसका विचारण चला। साथियों इसके पश्चात साक्षियों का पुलिस इसके पश्चात चार्ज बनाए गए। चार्ज बना करके उसमें 19 साक्षियों का परीक्षण कराया गया। इस 19 साक्ष्यों में मुख्य रूप से जो सिद्ध करने की बात थी, इस बिंदु पर विचार किया गया। ये बिंदु क्या थे साथियों? माननीय न्यायालय ने ये 3 बिंदु 4 बिंदु कायम किए और जिसमें उन्होंने पहला बिंदु बताया कि क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 9/3/2019 को समय रात्रि लगभग 9 से 9:10 बजे के बीच स्थान ग्राम अजगुड़, थाना मोरवा, जिला सिंगरौली में फूल सिंह की मृत्यु कारित करने के आशय से मृतक के सिर पर पत्थर से प्रहार कर उसकी हत्या कारित की। दूसरा बिंदु बनाया गया कि क्या अभियुक्त द्वारा उक्त दिनांक और समय और स्थान में लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर फूल सिंह एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया। तीसरा, क्या अभियुक्त द्वारा उक्त दिनांक, समय और स्थान में
फूल सिंह गौड़ को संतरास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया और दोष सिद्धि और दंडादेश, ये 4 बिंदु उनके द्वारा कायम किए गए। इसके पश्चात साथियों सबसे मुख्य चीज इस प्रकरण में ये थी कि इसमें सबसे पहले कथन जो हुआ, चाहे पुलिस का कथन हुआ, पुलिस जो विटनेस थे उनके कथन हुआ, पटवारी के कथन हुआ, इसमें मुख्य रूप से साथियों जो 19 साक्षी जो कथन लिए गए उनमें हैं R.K. सुमन, भूपेंद्र सिंह, वासुदेव, राम प्रकाश सिंह, लीलावती, ददन सिंह, राम लल्लू सिंह, देवसाह सिंह, सिंह लाल, सुजीत कुमार मिश्रा, आशीष साकेत, डॉक्टर बालेंद्र कुमार शाह, बृहस्पति यादव, डॉक्टर कपिल सिंह, जीपी कुशवाहा, महेंद्र सिंह चौहान, प्रमोद बैस, सीताराम वर्मा, अनूप सिंह के कथन कराए गए, जिनमें मुख्य रूप से साथियों जो है राम प्रसाद सिंह का जो कथन है उसमें जो रिपोर्ट किया उसमें उसने बताया कि जब हम घर के इसमें मेरी भाभी ने आवाज़ लगाया घर के पीछे, तो मैं वहाँ गया तो मेरा भाई उस समय जिंदा था और बताया कि कालिका कोल का लड़का रामानुज कोल ने उसके सिर पर पत्थर से मारा, गाली गलौज किया, जान से मारने की धमकी दिया, मार करके हमको यहाँ पर चोट पहुँचाया, जिससे मैं चोट पहुँचाया। तब इसके बाद वहाँ पर राम लल्लू भी आ गया जो कि उनका भाई था, उसकी पत्नी लीलावती मौजूद ही थी। इन सब लोगों ने और लोग भी वहाँ पर मौजूद आ गए और वो आ करके 100 नंबर डायल किए। 100 नंबर डायल किए तो वहाँ पर पुलिस आई। पुलिस आने के बाद उसको लेकर पहले उनको उठा करके अपने आंगन में ले गए थे सभी लोग। इसके बाद 100 नंबर डायल किए थे, तब पुलिस आई थी। पुलिस को आने के बाद उन्हें मोरवा अस्पताल लाया गया। मोरवा अस्पताल लाया गया जहां वो बोल नहीं पा रहे थे और इसके पश्चात मोरवा अस्पताल वालों ने जिला अस्पताल बरहन के लिए रिफर कर दिया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। तो साथियों इसमें सबसे बड़ा चीज है कि राम प्रसाद, राम लल्लू, लीलावती, इन व्यक्तियों ने अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हम लोगों को स्वयं फूल सिंह ने बताया है कि रामानुज कोल ने उसके साथ पत्थर से मारपीट किया है। तो यह कथन साथियों एक डाइंग डिक्लेरेशन के समान है, 161 का कथन है, मर्ग का कथन है। ते डाइंग डिक्लेरेशन के समान था, वो अंशुष साक्ष्य में नहीं आएगा क्योंकि वो डायरेक्ट बता रहा है कि इसने हमको मारा। लेकिन इसमें हमारे डिफेंस लॉयर जो पहले थे सिद्दीकी जी और आरपी दुबे जी, उन्होंने नहीं कहना चाहिए, उनको किसी कारण से उस रूप से पैरवी नहीं किए जिस रूप से वास्तव में एक जो हत्या का आरोपी है उसके लिए करना चाहिए। क्योंकि मेमोरेंडम का कथन जो हुआ है, मेमोरेंडम के कथन में भी डिफेंस लॉयर के द्वारा पर्याप्त रूप से परीक्षण नहीं किया गया था और इसी तरह से सभी साक्षियों को, जितने साक्ष्य हुए थे, उनके भी पर्याप्त रूप से परीक्षण नहीं किया गया था। हमारा निवेदन है साथियों कि हत्या जैसे मामले में किसी भी अधिवक्ता को यदि वह मामला लेता है तो क्योंकि यह सब चीज जीवन मरण के भविष्य का सवाल होता है, इसलिए अधिवक्ता को पूरा रूप से प्रिपेयर हो करके प्रकरण की पैरवी करना चाहिए। सोचिए, उनके लापरवाही से किसी को आजीवन कारावास हो सकता है, किसी को फांसी हो सकती है। इतनी बड़ी लापरवाही हम
अगर हम अधिवक्ता बंधु करें तो ये बहुत बड़ा शर्म की बात है। साथियों, पैसा लेना देना एक अलग बात है, लेकिन यदि पैरवी हमको, अगर कोई क्लाइंट पैसा नहीं देता है या कम देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने दायित्व को भूल करके उसकी पैरवी में लापरवाही करें। हमारा दायित्व है यही पैसा कम मिले चाहे अधिक मिले, हमारी जो ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी हमको पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से करना चाहिए, जिससे कि जिससे कि कल कोई आपके ऊपर दोषारोपण न कर सके और किसी का भविष्य आपके कारण न बिगड़े। साथियों, चूंकि हमारे विधिक प्राधिकरण के द्वारा नियुक्त प्रिय छोटे भाई श्री के.पी. विश्वकर्मा जी आए, उन्होंने कुछ साक्षियों के लिए 311 का आवेदन लगाया था। 311 का आवेदन इस आशय का लगाया था कि पूर्व के अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त रूप से सभी बिंदुओं पर पद परीक्षण नहीं किया गया है, लेकिन चूंकि जिस समय ये आवेदन लगाया गया उस समय संपूर्ण साक्ष्य समाप्त हो चुकी थी और प्रकरण जो है बहस भी हो चुका था, निर्णय के बिंदु पर निर्णय हेतु लगा था। तो निर्णय के इस पर माने इनके द्वारा 311 दिया गया, जिसका मेरे द्वारा विरोध किया गया, क्योंकि किसी भी कमी को पूर्ति करने के लिए पद परीक्षण नहीं किया जा सकता है। साथियों, मेरे द्वारा विरोध हुआ था, क्योंकि इतना सभी चीज होने के बावजूद भी लेकिन पूर्व में इस पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए 311 का आवेदन उनका खारिज हो गया और प्रकरण में चूंकि तर्क जो है पूर्व में ही हो चुका था और प्रकरण में माननीय विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी को 294, 302, 506 तीनों धाराओं में दोषी पाया और दोषी पाया और उसे धारा 302 में आजीवन कारावास और 5,000 रुपया का अर्थदंड तथा 294 में भी उसे आजीवन कारावास था 5,000 रुपया 302 में तथा 294 में 294 से दोष मुक्त हुआ था, लेकिन 506 में 2 साल की सश्रम कारावास और 200 रुपया का अर्थदंड। इस तरह से साथियों, उक्त आरोपी एक दुर्दांत और बहुत खतरनाक आरोपी था, जिसके मन में केवल वो फूल सिंह के पिता के दुकान में अनायास ही बिना किसी कारण के सिगरेट बीड़ी लेकर के पी रहा था, बैठा था। उसको बोला गया कि भाई आप अपने घर जाओ, लेकिन वो उसके कहने पर भी वहाँ नहीं गया। फिर बाद में उसके पिता ने भी कहा कि भाई बेटा कह रहा है चले जाओ घर। इसके बाद वो उससे वाद विवाद करता है, जान से मारने की धमकी देता है और जान से मारने की धमकी देने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब फिर से आकर के झगड़ा विवाद करता है और उसके तुरंत कुछ देर बाद ही जब फूल सिंह अपने पिता की दुकान से लौट रहा था तो आगे आगे जा रहा था, पीछे से आकर के अभियुक्त ने उसके सिर पर पत्थर से मारा और वहीं पर वो गिर गया। मार करके उस रामानुज वहाँ से भाग गया। इस तरह से साथियों, इस छोटी से चीज में भी छोटी चीज को युगों बनाने वाला अभियुक्त जो था कि
कोई इतना बड़ा कारण नहीं था कि किसी को जान से मार दो, लेकिन इस अभियुक्त की मानसिकता देखिए कि एक छोटे से चीज के लिए वो व्यक्ति अपने दुकान से रात होने के कारण जाने के लिए बोला था। इतना ही मात्र कहने से वो उस व्यक्ति की जान ले लिया। यह कितना बड़ा गंभीर अपराध है। ऐसे व्यक्ति को तो माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास दिया है, लेकिन इसको तो फांसी की सजा तक होनी चाहिए। हमारा यही कहना है साथियों कि आप लोग छोटे छोटे बातों को लेकर के अपने मन में ईगो मत पालिए और जो अगर छोटा मोटा विवाद होता है उससे थोड़ा किनारा करिए या उसको समझाइश दे करके बोलिए कि भाई गलत चीज़ आप मत करिए, उसको समझाइश दीजिए, लेकिन छोटे छोटे बात पर आप लोग लड़िए मत। या इसके अलावा साथियों मैं अपने लायर फ्रेंडों को, अपने साथियों को और सुनने वाले समाज के लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि जो चाहे हमारे कनिष्ठ अधिवक्ता हों, चाहे हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हों, चाहे हमारे समवर्ती हों, सबसे हमारा यही कहना है कि साथियों आप लोग किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी अगर लेते हैं पैरवी करने के लिए, तो उस पैरवी को ये मानिए कि भगवान ने आपके सामने न्याय करने के लिए न्याय करने का मौका दिया है। न्याय माने सच और गलत निकलवाने की का मौका दिया है। तो आपको पहला चीज जब चालान पेश होता है उसको एक बार, दो बार, तीन बार उसको पढ़ेंगे जब, तब उसमें बहुत सी छोटी सी चीजें, बड़ी सी चीजें सब सामने आएंगी। और जब उसकी साक्ष्य कराने जाएंगे तो जिस बिंदु का साक्षी है उससे उस बिंदु पर ही पूछिए। लोग जो क्या करते हैं कि वो तो केवल जब्ती भर का साक्षी है, लेकिन पूरा घटना का विवरण उससे पूछ लेते हैं, उससे पूरे घटने पर परीक्षण करने लगते हैं। इससे क्या होता है साथियों कि चूंकि वो बताना चाहता है जब्ती भर का साक्षी, लेकिन चूंकि वो घटना के बारे में जानता है और चीज बताता है, इससे तो डिफेंस और कमजोर होता है। अधिक पूछने से कोई बड़प्पन नहीं है। आप उचित, समुचित, संगत और जो आपके डिफेंस के लिए आवश्यक हो मात्र वही क्वेश्चन करना चाहिए, अन्यथा आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसी तरह से साथियों हम अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता हैं, अभियोजन पक्ष का पैरवी करते हैं। हमारा भी ड्यूटी है साथियों। हम अधिवक्ता बंधुओं से हमारा विरोध नहीं है। जैसे कि वो अपने क्लाइंट के लिए पूरे दायित्व से काम करते हैं, उसी तरह से हमारा भी दायित्व है कि मैं शासन की ओर से पैरवी करता हूँ। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ, न कि किसी से व्यक्तिगत हमारा विरोध नहीं है, न तो आरोपी से हमारा विरोध है, न तो आरोपी के वकील से हमारा विरोध है, किसी से हमारा विरोध नहीं। साथियों हमारा तो यही कहना है कि हम सब वकीलों को हमेशा प्रकरण की पूरी रूप से तैयारी करके वहां जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने दायित्व के विपरीत माने जाएंगे। और दायित्व अगर हमको सौंपा गया है तो चूंकि साथियों हमने स्वीकार किया है कि हम तुम्हारा दायित्व लेते हैं, तो दायित्व लेते हैं तो उसको पूरा रूप से पालन कीजिए। मैं बीएम शाह एडवोकेट आप सभी बंधुओं को, अधिवक्ताओं को यदि कुछ गलत लगे तो हमको माफ़ करिएगा, लेकिन मेरा कहना है कि आप लोग सचेत रहिए और प्रिपेयर हो करके अपने अपने मामलों की बढ़िया पैरवी कीजिए, जिससे आप भी नाम कमाइए, जनता को न्याय मिले। साथियों आप जानते हैं हम अपराध जो होता है पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। अभी जो ये हत्या का अपराध है, ये हत्या का अपराध कोई ये व्यक्तिगत अपराध नहीं है, ये पूरे समाज के प्रति, पूरे गांव के प्रति, पूरे देश के प्रति अपराध है। साथियों जब कोई व्यक्ति मरता है
तो वो व्यक्ति तो मर जाता है, लेकिन उसका परिवार जिंदगी भर मरता रहता है, मरता रहता है। यदि ऐसे व्यक्ति को हम हम ईमानदारी से अगर पैरवी नहीं करेंगे तो ऊपर वाला भी हमको देख रहा है। इसी तरह से हम अधिवक्ता बंधु केवल ये जिम्मेदारी है, मैं भी सच निकालने की कोशिश करता हूँ साथियों, और डिफेंस के लॉयर हैं वो भी सच निकालने की कोशिश करते हैं। दोनों का काम सच को उगलवाना है, सच को, जिससे कि जहाँ जिसको जो न्याय मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं किसी को सजा दिलवाऊंगा ही, चाहे झूठा आधार लेकर के ही दिलवाऊं। हमारा ये भी दायित्व नहीं है। हमारा भी दायित्व है कि हम ईमानदारी से पैरवी करें और सच को सामने लाएं। और वही जिम्मेदारी आपकी भी है कि कोई बेगुनाह व्यक्ति जो है न फंसे, और बेगुनाह व्यक्ति आपके लापरवाही से जेल न जाए, ये भी आपको की जिम्मेदारी है। इसी के साथ मैं भाई साथियों आपको नमस्कार करते हुए निवेदन करता हूँ कि आप कृपया हमारे इस YouTube चैनल को, जो बीएम शाह ला है, इसको सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए, जिससे जब भी हम आपको कोई बात जजमेंट के बारे में, कानून के बारे में बताते हैं, उसमें आप कमेंट भी करिए। कोई भी चीज़ होगा उसको हम भी देखेंगे, और कानून अथाह है साथियों। आप जो सुझाव देंगे, आपके सुझाव को हम मानेंगे। आप जो कानून के बारे में बताएंगे उसको हम मानेंगे और उसका पालन करेंगे साथियों। हमारा आपका प्रेम हमेशा बना रहेगा, यही हम चाहते हुए आप सब भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमको आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।